हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक और भी है, वो है अगले इंतखाबात को साफ शफाफ बनाना और ये तमाम तनाज़ात का खात्मा। EVM से अगले इंतखाबात होने या फिर RTS के ज़रिए होने। इलेक्शन कमीशन तो RTS के ज़रिए करवाने का फैसला कर चुका है और तमाम खामियों को दूर किया जाएगा जो 2018 में थी। नादरा की इस सिलसिले में मदद ली जाएगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना यही है कि अगले इंतखाबात RTS के ज़रिए वो कराने जा रहे हैं। अपने मेहमानों से इस पर मजीद बात करते हैं। नबील गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं। तो नबील गबोल साहब, ये इलेक्शन कमीशन तो एक बार फिर RTS के ज़रिए इंतखाबात कराना चाह रहा है। 2018 के नताइज हमने देखे थे, RTS किस तरह से बैठा, तमाम सियासी जमातों ने एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए और फिर जाहिर है उस नतीजे को भी मुतनाज़ कहा जाता है जब धांधली का शोर मचे। एक बार फिर RTS के ज़रिए इंतखाबात पीपल्स पार्टी को कबूल होंगे? बिल्कुल कबूल नहीं होगा और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन को ये फैसला नहीं करना चाहिए था कि एक मुतनाज़ा RTS, जो हमें अभी तक समझ नहीं आती कि RTS है क्या। हमें सिर्फ इतना समझ आती है कि RTS एक डिले सिस्टम है और एक पोलिंग का रिगिंग, पोस्ट पोलिंग रिगिंग का एक तरीक़ेकार है कि इलेक्शन के पोलिंग के दिन उसके बाद का जो रिज़ल्ट आता है उसके अंदर किस तरीके से तब्दीली की जाए, उसको किस तरीके से टेम्पर किया जाए। हम ये समझते हैं RTS उसका नाम है। तो कंवर दिलशाद साहब, अब आप क्या समझते हैं 2018 के इंतखाबात के बाद जिस तरह धांधली का शोर मचा, RTS सिस्टम जिस तरह बैठा, रिजल्ट्स लेट हुए, तमाम सियासी जमातों को उस पर शिकायत हुई, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका एक मुनासिब हल था? जो हुकूमत ने वोटिंग मशीन तजवीज़ की उस पर इलेक्शन कमीशन को एतराज़ात हैं। ये जो एक मुख्तसर वक्त है 2 साल का, क्या इसमें एतराज़ात दूर हो सकते हैं? हुकूमत इसको नाफिज करने की पोजीशन में है? कंवर दिलशाद साहब, पहले मैं ज़रा RTS के बारे में वजाहत कर दूँ हमारे दोस्त की नॉलेज के लिए कि दरअसल असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 13 जो है वो एक कानूनी पोजीशन इख्तियार कर चुका है और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 13 में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो है वो RTS में का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो एक्ट बन गया, कानून बन गया, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसको बेहतर अंदाज में ये सोचा कि जो 2018 में जो बदनज़मी पैदा हुई जिसकी वजह से ये मुतनाज़ा हुआ RTS, तो उसको बेहतर तरीके से नादरा से मामलत करके उसको बेहतर तरीके से पेश किया। अब इलेक्शन कमीशन पीछे नहीं हट सकता क्योंकि फिर इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है और कानून का हिस्सा बन चुका है। और आप हैरान होंगे कि सरदार रजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो उन्होंने 2018 में उन्होंने एक रेफरेंस भेजा गवर्नमेंट पाकिस्तान को कि जनाब RTS सिस्टम मुतनाज़ा हो चुका है, तो इसको इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 13 से डिलीट कर दिया जाए ताकि इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी ना आए, जो आईनी कानूनी हिस्सा बन गया। अब आइए आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ज़ाहिरन तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, हम सब चाहते हैं। कंवर साहब अगर आप इजाज़त दें तो चंद लम्हों की आप इजाज़त दें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा गबोल साहब का एक रिएक्शन में जान लूँ, क्योंकि अब अपोजिशन के पास गबोल साहब 2 ही ऑप्शन रह गए हैं, या तो EVM या RTS। अब RTS पर भी आपको एतराज़ है, लेकिन ये तो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 13 है और ये कानून की शक्ल में मौजूद है। या तो इसको कानून से उसको डिलीट करना पड़ेगा या फिर इसके ज़रिए इंतखाबात होंगे। अब दोनों में से क्या चॉइस होगी आपकी अगर ये दोनों ऑप्शन हो? मतलब इसका यही मतलब है कि आगे भी खड्डा है, पीछे भी खड्डा है। मतलब कोई एक खड्डे को आपको चूज करना है कि किसमें आपको गिरना है। तो मेरे ख्याल में कि अपोजिशन जो है वो फौरी तौर पर एक मीटिंग बुलाए और ये जो बिल पास हुआ है उसको अमेंडमेंट भी आप ला सकते हैं इस बिल के अंदर और होना चाहिए, क्योंकि देखें इतना कंट्रोवर्शियल RTS है, इसके ऊपर दोबारा किस तरीके से आप भरोसा कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे तो कहीं ये लग रहा है कि ये गेम जो है मिली भगत है हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की कि जी आप पहले EVM बोल दें और EVM ज़ाहिर ऑपोजिशन नहीं मानेगी तो ये RTS पे राजी हो जाएगी, क्योंकि RTS तो आज इस तरह मतलब ये हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत कैसे हो सकती है? हुकूमत तो इलेक्शन कमीशन को बद्दुआएं दे रही है, ऑपोजिशन का माउथ पीस करार दे रही है, पैसे लेने के इल्जामात लगा रही है। इलेक्शन कमीशन वफाकी वुज़रा को नोटिस कर रहा है, अब उन्हें नोटिस के जवाब देने हैं। ये कैसे इसको आप मिली भगत कह सकते हैं? ये सारा देखें, ये हुकूमत ड्रामेबाजी से कभी बाज नहीं आएगी। हुकूमत के वजीर जो है वो इसमें माहिर है। मुझे एक चीज़ आप बताएं कि जिस RTS से ये हुकूमत इन्होंने बनाई है
जिस आरपीएस के वजह से इमरान खान ने 14 सीटें कराची से जीती हैं, उसको तो वो बड़ा सूट करेगा। उसको अगर देखें एक बच्चे के हाथ में अगर आपने देखा कि वो खिलौना दिया आपने और खिलौना टूट गया, तो आपने उसकी जगह उसको लॉलीपॉप हाथ में दे दिया, बच्चा जो है वो सेटिस्फाई हो गया। तो यही चीज जो है इमरान खान की हुकूमत के साथ किया गया कि ठीक है आपको ईवीएम नहीं चाहिए, आरटीएस ले लें। गबूर साहब चलें, वो 2018 की आप 14 नशिस्तों पर आपको एतराज़ है, आप सवाल उठा रहे हैं उसके नतीजे पर, लेकिन अभी कंटोनमेंट के इंतखाबात में इसमें भी उन्होंने 14 नशिस्तें हासिल की हैं यहाँ से। 14 नशिस्तें जो है किससे पीटीआई ने हासिल की है, वार्ड की, जो कि सदर पाकिस्तान का हल्का डिफेंस से उनको सिर्फ 2 सीटें मिली है, वो हारी है। और पीपल्स पार्टी ने 5 सीटें यहाँ से ली हैं डिफेंस के हल्के से। तो ये 14 नेशनल असेंबली की सीट की मैं बात कर रहा हूँ, वार्ड की सीट की बात नहीं कर रहा हूँ। सही। तो कमर दिलशाद साहब, ये क्या वाकई ये हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का मैच फिक्स है? ये कोई जिस तरह गबूल साहब कह रहे हैं कोई ड्रामेबाजी हो रही है, या फिर ये इल्ज़ामात वाकई ये जेन्युइन लगाए गए हैं, फ्रस्ट्रेशन में हुकूमत ने लगाए और अब ज़ाहिर उन्हें भुगतने ही पड़ेंगे नोटिस की सूरत में? देखिए, हर हुकूमत का अपना अपना नुक्ता नज़र होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब को जो उनके जो वज़रा हैं या उनके आइनी माहिरीन है, कानूनी माहिरीन है, वो उनको सही बातें नहीं बता रहे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो तमाम दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों ने रिजेक्ट कर दी। अब ये आप अपने दलाइल दे रहे हैं, आप अपने तरीक़ेकार बता रहे हैं। तो हमारा एक नुक्ता, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जनाब ताज हैदर साहब जो बहुत सीजनड पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन हैं, सेनेटर हैं और बड़ी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है, तो उन्होंने चेयरमैन है वो कहमा कमेटी सेनेट के, मैं भी वहाँ पेश हुआ था, तो मैंने भी 40 मिनट तक ब्रीफिंग दी थी और बड़ी उन्होंने सब्र तहम्मुल के साथ मेरे सारे नुकात पर पूरी गुफ्तगू सुनी और तायद भी की तमाम जितने वहाँ बैठे हुए थे अरकान असम्बली और सेनेटर। अब ये साहब, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी उन्होंने ताज हैदर साहब ने कहा कि जनाब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जो आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं या एतराज़ात हैं वो मुझे लिख कर दें, तो उन्होंने ताज हैदर साहब का एहतराम करते हुए और सेनेट कमेटी का एहतराम करते हुए उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया। 37 उन्होंने एतराज़ात लगाए और बड़े सॉलिड किस्म के इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के बाद अब उस पर हंगामा हो गया जो आपके सामने ही है। अब उसको हंगामा करने के बजाय हुक्मरान जमात का ये फ़र्ज बनता था, हालांकि ताज हैदर साहब रोकते रहे हंगामा ना करें, लेकिन उन्होंने हुक्मरान जमात को लेना ठीक है, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात किया, हम एक बड़ी हाई पावर टेक्नोलॉजिस्ट की एक कमेटी बना देते हैं और वो कमेटी जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का एक एक सवाल का जवाब देते रहे, मुतमईन करते रहे, तो तब हम बाद में मीटिंग कर लेंगे। उन्होंने वो करने के बजाय उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया, अग्रेसिव अटैक किया। तो हम ये भी बात मान लेते हैं कि पार्लिमानी कमेटी में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला 10 सितंबर से लेकर आज 22 सितंबर हो गई है, तो 12 दिन से मुसलसल मिनिस्टर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को बुरा तनकीद कर रहे हैं, तजलील कर रहे हैं, उनको मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। जब पूरा इलेक्शन कमीशन ने अपना नोटिस जारी कर दिया, अभी नोटिस का जवाब देंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अब तो बात बहुत आगे तक चली गई है और आप इसको यहाँ तक कहा हमारे वो बाज वज़रा ने जी कि उन्होंने कहा कि जनाब जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के वो बगावत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।